नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और हमारा टॉपिक होने वाला हिंदी प्रैक्टिस सेट। अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए, एक बार पिछले प्रैक्टिस सेट लगाओ, क्योंकि ये जो हमारे प्रैक्टिस सेट है थोड़े अपर लेवल के हैं। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो पहला क्वेश्चन दिया गया हमारा, भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, अर्थात जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें कौन सी हमारी भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। ठीक है, पहले दिया गया है कोल्टिक, इटालिक, जर्मनिक या सियोयन। तो इसमें जो हमारा आंसर है, जो हमारी भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, सियोयन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, जबकि अन्य तीनों भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, हिंदी में कितने भाषा परिवार है? तो हिंदी में 4 भाषा परिवार है। पहला आता है भारोपीय भाषा परिवार, दूसरा आता है आपका द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा आता है आपका ओस्ट्रिक भाषा परिवार, और जो चौथा होता है लास्ट आपका चीनी तिब्बत भाषा परिवार। कौन सा? चीनी तिब्बत भाषा परिवार। ठीक है, तो याद रखना हिंदी में कितने भाषा परिवार है? 4 भाषा परिवार है। सबसे बड़ा जो भाषा परिवार है भारोपीय परिवार है, जो कितना परसेंट है? तो याद रखना ये हमारा 73% है। उसके बाद द्रविड़ परिवार कितना बड़ा परिवार है? 25%। उसका ओस्ट्रिक परिवार 1.3%। और जो हमारा सबसे छोटा परिवार है चीनी तिब्बत परिवार, कितना परसेंट है? 0.7%। ठीक है, तीनों के परसेंटेज याद रखना, तीनों का क्रम याद रखना कि भारोपीय परिवार की भाषा, द्रविड़ परिवार की भाषा, ओस्ट्रिक परिवार की और चीनी तिब्बत। इसे पिछली वीडियो में भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। भारोपीय परिवार में भारत और यूरोप की सभी भाषाएं आ जाती हैं। ठीक है, जैसे रूसी, सिंधी, पाली, मराठी, अंग्रेजी। द्रविड़ परिवार में हमारी दक्षिण भारत की भाषाएं आ जाती हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। ओस्ट्रिक परिवार में हमारी पूर्वोत्तर की और पूर्व की भाषाएं आ जाती हैं, जैसे संथाली, मुंडा, साबरा और हो। ठीक, उसका चीनी तिब्बत परिवार में हमारी गारो, खासी, जैंतिया, नागा, ठीक है, और मिजो भाषाएं आ जाती है। तो याद रखना हिंदी में कितने भाषा परिवार है? हमारे 4 भाषा परिवार हैं। चारों को आपको देखना है। इसमें जो आंसर था हमारा, कौन सी भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? सियोयन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से या जो भी दिया संज्ञा शब्द, यह जीना, पहाड़ और पुराना, इसमें कौन सा हमारा संज्ञा दिया गया है? संज्ञा के भेद, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के हमारे 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और अदृश्य या भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसमें जो दिया गया है निम्न में कौन सा हमारा संज्ञा होगा? तो पहाड़ हमारा संज्ञा शब्द है, जबकि अन्य हमारे संज्ञा शब्द नहीं है, जैसे यह है हमारा सर्वनाम है। ठीक है, तो याद रखना हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, अपवाद को छोड़कर, जो अपवाद दिए गए हैं उन्हें छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों को किस लिंग में शामिल किया जाता है, या वर्णमाला हमारी किस लिंग में आती है? ठीक है, तो याद रखना वर्णमाला हमारी जो होती है ये हमारी पुल्लिंग है, लेकिन जो अपवाद हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं, जो दिए गए हैं अपवाद को छोड़कर। ठीक है, वर्णमाला के अक्षर के नाम किस लिंग में होते हैं? तो पुल्लिंग में होते हैं। और जो अपवाद में आते हैं हमारे 3 शब्द होते हैं, तीनों को याद रखना, छोटी ई, बड़ी ई और री। ये हमारे अपवाद है, अर्थात ये हमारे तीनों क्या है? स्त्रीलिंग है। बाकी पूरी वर्णमाला हमारी क्या होती है? पुल्लिंग होती है। ठीक, देखो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको देखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया, हिंदी में कितने वचन होते हैं, अर्थात हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में वचन के जो भेद होते हैं हमारे हिंदी में होते हैं वचन के भेद 2, और होता संस्कृत में, तो संस्कृत में वचन के भेद होते हैं 3। ठीक, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट वचन जो शब्द है हमारा, ये एक विकारी शब्द है, और वचन का शाब्दिक अर्थ जो होता है, वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या, अर्थात जिस शब्द से, ठीक है,
एक वचन और बहुवचन का पता चले उसे क्या कहते हैं, हम संख्या कहते हैं। ये हमारा वचन का शाब्दिक अर्थ होता है। और वचन हमारा कैसा शब्द है, विकारी शब्द है। अर्थात हिंदी में कितने वचन होते हैं, दो वचन होते हैं। कौन कौन सा, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, हिंदी में कितने वचन होते हैं, दो, एक वचन और बहुवचन। जबकि संस्कृत में होते हैं तीन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, ठीक है, सर्वनाम का भेद इसमें से कौन सा नहीं है, अर्थात कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं दिया गया है। ठीक है, तो सर्वनाम के जो भेद होते हैं, सर्वनाम के हमारे 6 भेद होते हैं। ठीक है, इसमें पहले दिया गया गुणवाचक। गुणवाचक ही हमारा आंसर हो जाएगा, तो गुणवाचक हमारा सर्वनाम का भेद ना होकर ये क्या होता है, एक विशेषण है। ठीक है, तो गुणवाचक क्या है, ये विशेषण का भेद है, ना कि सर्वनाम का भेद है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के हमारे 6 भेद होते हैं। और सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो सर्वनाम की संख्या 11 होती है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो उसे क्या कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, परिभाषा से पूछा गया है। जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, अर्थात जिन शब्दों से संज्ञा की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, क्रिया के मूल को क्या कहा जाता है। तो क्रिया का जो मूल रूप होता है वो होता है आपका धातु। ठीक है, इसमें प्रत्यय जोड़ देने से क्रिया का निर्माण होता है। और धातु के हमारे कितने भेद होते हैं, याद रखना, धातु के 2 भेद होते हैं। पहला यौगिक धातु और दूसरा आपका मौलिक धातु। ठीक है, तो याद रखना धातु के कितने भेद होते हैं, 2, यौगिक और मौलिक। और क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, उसका क्रिया के कितने भेद होते हैं अगर क्वेश्चन होता, तो क्रिया के हमारे 2 भेद होते हैं। पहला आपका अकर्मक, दूसरा सकर्मक। ठीक है, अकर्मक सकर्मक हमारे क्रिया के भेद है। लेकिन यहाँ क्या पूछा था, क्रिया का मूल रूप बताना। तो क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु होता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, कारक के भेद कितने होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के हमारे 8 भेद होते हैं। ठीक है, जो होते हैं हमारे कर्ता कारक, कर्म कारक, कारण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ठीक है, देखिए जो हमारे संज्ञा हो गई, सारे संज्ञा के भेद हमारे होते हैं, वो याद होने चाहिए, जबान पे होने चाहिए। सर्वनाम के भेद, विशेषण के भेद, कारक के भेद, ठीक है, ये सब हमारी जबान पे होने चाहिए। तो कारक के भेद पूछे कितने होते हैं, 8 होते हैं। कारक का अन्य नाम क्या है, तो कारक को हम परसर्ग के नाम से भी जानते हैं। कारक का अन्य नाम क्या है, परसर्ग होते हैं। जबकि एक व्यक्ति है किशोरीदास वाजपेयी के आधार पर कारक के कितने भेद माने गए हैं, तो किशोरीदास वाजपेयी के आधार पर कारकों के 6 भेद माने गए हैं। कारक हमारे अविकारी शब्द होते हैं, अर्थात इसमें लिंग वचन कारक के आधार पर हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। ठीक है, तो याद रखना कारक के कितने भेद होते हैं, तो 8 होते हैं। अगर व्यक्ति के आधार पर होता किशोरीदास वाजपेयी के आधार पर तो हमारे 6 हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन सीधा क्वेश्चन पूछा कारक के भेद, कहना 8 होते हैं। उसका देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, निम्नलिखित में से काल की परिभाषा बतानी है कि निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है, अर्थात काल की परिभाषा क्या है। देखो, काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय। ठीक है, उस समय को हम 3 रूप से देख सकते हैं, एक जो बीता हुआ है, एक जो चल रहा है, एक जो आने वाला है। ठीक है, तो याद रखना। अब देख लेते हैं इसमें क्रिया के घटित होने का समय, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, याद रखना समय होता है। और यहाँ पर समय की बात की गई है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। कई बार रिपीट हुआ है, रिपीट क्वेश्चन है, वाच्य के भेद बताने। तो वाच्य के कितने भेद होते हैं, वाच्य के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा
ठीक है, कौन कौन से? जो पहला होता है आपका कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा होता हमारा भाववाच्य। ठीक है, तो वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कहना बोलने का विषय, अर्थात बोलते समय कर्ता की प्रधानता है तो कर्तृवाच्य, कर्म की प्रधानता है तो कर्मवाच्य, भाव की प्रधानता है तो भाववाच्य। वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया, आहा आप आ गए वाक्य में आहा शब्द क्या है? ठीक है, आहा आप आ गए वाक्य में आहा शब्द क्या है? ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आहा क्या है हमारा? ये हमारा एक अव्यय शब्द है। ठीक है, अर्थात ऐसे शब्द जिनमें कोई बदलाव ना किया जाए, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। ठीक, तो आहा क्या है हमारा? ये एक अव्यय है। अव्यय के भेद कितने होते हैं? याद रखना, अव्यय के भेद 4 होते हैं। अव्यय हमारे कैसे शब्द हैं? ये एक अभिकारी शब्द है। ठीक, अव्यय के भेद 4 होते हैं। पहला होता हमारा क्रिया विशेषण, दूसरा होता है संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और लास्ट हमारा विषमादि बोधक। ठीक है, तो याद रखना अव्यय के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। चारों भेद को याद रखना, क्योंकि जिस तरह से अभी हमने कारक में उसमें पढ़ा था आपका सर्वनाम में कि निम्नलिखित में से सर्वनाम का भेद नहीं है, इस तरह से अव्यय से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा क्वेश्चन है, व्यवहार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? किस आधार पर? व्यवहार के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? व्यवहार के आधार पर। तो व्यवहार के आधार पर हमारे शब्द के जो भेद होते हैं 3 होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा आपका योग रूढ़ शब्द। कौन सा? योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो याद रखना व्यवहार के आधार पर हमारे शब्दों के कितने प्रकार होते हैं? कहना 3 प्रकार होते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, पर्यायवाची पूछा है, कौन सा अनीक का पर्यायवाची है? ठीक है, तो इसके जो पर्यायवाची होते हैं हमारे अनि, अनीक, दल, सेना, फौज, समूह, कटक। ठीक है, तो ये हमारे किसके? सेना का पर्यायवाची है अनि। अब देख लेते हैं सेना के हमारे सारे पर्यायवाची कौन से होते हैं? अनि, अनीक, दल, सेना, फौज, चमू और कटक। ठीक है, ये सब किसके पर्यायवाची है? हमारे सेना के पर्यायवाची दिए गए हैं, याद रखना। ठीक है, पर्यायवाची गलत नहीं होना चाहिए। अगला देखते हैं, अनुरूप का विलोम क्या होगा? अनुरूप, ये क्वेश्चन पहला पर्यायवाची से था, ये विलोम से पूछा गया है। दोनों इंपोर्टेंट है, पर्यायवाची विलोम शब्द गलत नहीं होने चाहिए। इसमें पूछा अनुरूप का विलोम, तो अनुरूप का हो जाएगा प्रतिरूप। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया है, अतीत का समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द भी पूछ लिए, इसमें अतीत का समानार्थी शब्द बताना है। अतीत का अर्थ होता है जो बीत चुका है, जैसे हम बोलते हैं अतीत के अध्ययन को हम इतिहास कहते हैं। ठीक है, इतिहास की परिभाषा है, याद रखना कि अतीत के अध्ययन को जब हम अपना अतीत पढ़ते हैं तो हम अपना इतिहास पढ़ते हैं। ठीक है, तो इतिहास की परिभाषा आती है कि अतीत के अध्ययन को क्या कहते हैं? अतीत के अध्ययन को हम इतिहास कहते हैं, और अतीत अर्थात बीता हुआ समय। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विगत। इसका भी क्या होता है? बीता हुआ। ठीक है, जो बीत चुका उसे विगत कहते हैं, अतीत का ही समानार्थी शब्द होगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, महल के भीतरी भाग, महल के भीतरी भाग के लिए एक शब्द, अर्थात वाक्यांश का क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। महल के भीतर के भाग को क्या कहते हैं? तो महल के भीतर के भाग को कहते हैं अंतःपुर। ठीक, याद रखना, महल के भीतर का जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? अंतःपुर कहते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। देखो क्वेश्चन है, परिभाषा से पूछा गया, लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है। दिए गए विकल्पों में से सही उक्ति का चयन कीजिए। अर्थात वो क्या होता है
क्या वो लोकोक्ति है, क्या वो मुहावरा है, क्या वो विशेषण है, क्या वो सर्वनाम है। ठीक है, तो किसकी परिभाषा दी गई है, तो याद रखना लोकों में प्रचलित उक्ति, इसी से क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। क्या होती है, लोकोक्ति। ठीक है, जो चीज परंपराओं से चली आ रही है, जो लोकों की उक्ति होती है वो क्या कहलाती है, लोकोक्ति कहलाती है। और लोकोक्ति हमारी कौन सी भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, लोकोक्ति क्या होती है, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होता है। पूर्ण वाक्य को क्या कहते हैं, लोकोक्ति, जबकि वाक्य के अंश को क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। और मुहावरा कौन सी भाषा का शब्द है, ये अरबी भाषा का शब्द है। तो दोनों में अंतर याद रखना, मुहावरा क्या होता है, तो कहना वाक्य का अंश, क्या होता है, वाक्य का एक अंश। वाक्य का अंश क्या होता है, मुहावरा, अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, लोकोक्ति क्या होती है, तो कहना पूर्ण वाक्य, वाक्य का अंश नहीं होता, पूर्ण वाक्य होती है, वो लोकोक्ति होती है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया क्वेश्चन नंबर 18। अज का अर्थ नहीं है, अर्थात अज का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, जिसका जन्म ना हुआ हो, दशरथ के पिता, मोती, या अगला दिया गया है ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ठीक है, सारे दे दिए। अच्छा क्वेश्चन है, फंस भी सकते हो आप और इसे कर भी सकते हो। ठीक है, अज का अर्थ नहीं है। ठीक है, अज का अर्थ नहीं है, तो अर्ज का जो अर्थ नहीं होगा, ये मोती नहीं होगा। बाकी ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दशरथ के पिता और जिसका जन्म ना हुआ हो, सब किसके अर्थ है, अज के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या अर्थ नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी अर्थात मोती हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया हमारा, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है। अच्छा क्वेश्चन है, उपसर्ग से उपसर्ग प्रत्यय। देखो दोनों क्वेश्चन है, एक उपसर्ग से भी और प्रत्यय से भी, दोनों को एक ही साथ पढ़ते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। देखो उपसर्ग जो होते हैं हमारे, और जो प्रत्यय होते हैं, ये क्या होते हैं हमारे, एक शब्द का अंश होते हैं। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय दोनों ही शब्द का क्या होते हैं, अंश होते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, अभिकारी शब्द होते हैं। उपसर्ग प्रत्यय दोनों क्या होते हैं, अभिकारी शब्द होते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट उपसर्ग का प्रयोग जो होता है शब्द के प्रारंभ में होता है। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उपसर्ग का प्रयोग क्या होता है, शब्द के आदि में होता है, अर्थात प्रारंभ में होता है। ठीक है, प्रत्यय देखो यहाँ पर दे दिया, प्रत्यय का प्रयोग क्या होता है, प्रत्यय का प्रयोग होता है शब्द के अंत में। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा, प्रत्यय होता है, क्या होता है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे क्या होता है हमारा, शब्द का अंश होता है, अर्थात प्रत्यय का होता है शब्दांश होते हैं। तो उपसर्ग प्रत्यय दोनों याद रखने, उपसर्ग जो होते हैं शब्द के प्रारंभ में आते हैं, प्रत्यय शब्द के बाद में आते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन बनते रहते हैं। ये पूछा जाता है कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं और उपसर्ग के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग के जो भेद होते हैं, उपसर्ग के 3 भेद होते हैं। ठीक है, दोनों को एक साथ देख लेते हैं। उपसर्ग के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला संस्कृत के उपसर्ग, उसके बाद हिंदी के उपसर्ग, उसके बाद उर्दू के उपसर्ग। ठीक है, कितने भेद होते हैं उपसर्ग के, 3, संस्कृत, हिंदी और उर्दू। ठीक है, संस्कृत के उपसर्ग में जो होते हैं जैसे प्रति, कौन सी भाषा का उपसर्ग है, संस्कृत का। दुष्चरित्र वाला, निर, ठीक है, ये सब किसके हैं, संस्कृत के हैं। संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। उसके बाद हिंदी, हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं, हिंदी में 13 उपसर्ग होते हैं। जैसे आपका ए उपसर्ग कौन सी भाषा का, हिंदी का है। अन कौन सी भाषा का है, आपका हिंदी भाषा का उपसर्ग है। उसके बाद उन किस भाषा का उपसर्ग है, आपका हिंदी भाषा का उपसर्ग है। उसके बाद उर्दू में उपसर्ग कितने होते हैं, उर्दू में 19 उपसर्ग होते हैं। जैसे गैर, गैर हाजिर वाला, ना, ला से लावारिस वाला, फिलहाल वाला, बेढंगा वाला। ठीक है, तो ये उपसर्ग है, आपको याद रखने हैं। उपसर्ग के कितने भेद होते हैं, 3, संस्कृत, हिंदी, उर्दू। संस्कृत के उपसर्ग आते हैं कितने हैं, 22, हिंदी में कितने हैं, 13, उर्दू में कितने हैं, 19। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना। उसके बाद प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो हमारे प्रत्यय के भी 2 भेद होते हैं। पहला होता है आपका कृत प्रत्यय और दूसरा होता है हमारा तद्धित प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय होते हैं ये हमारे क्रिया के साथ आते हैं, और जो तद्धित प्रत्यय होता है हमारा संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ।
ठीक है। ये उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है इसमें से कौन संधि का गुण है, अर्थात चार ऑप्शन में कौन सा संधि का गुण दिया गया है। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, संधि निरर्थक अक्षरों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाती है, गलत। उसके बाद संधि में समास होते हैं, ये भी गलत। संधि दो पदों के योग, संधि दो पदों का योग होती है, ये भी गलत। अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएंगे। जितने भी दिए गए विकल्प हैं सब गलत दिए गए हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। अर्थात जब हम समास के पदों को अलग करते हैं, जैसे संधि को अलग करते हैं तो संधि विच्छेद बोलते हैं, इसी तरह से जब समास को अलग करते हैं तो क्या बोलते हैं, समास विग्रह बोलते हैं। ठीक, समास के कितने भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। पहला आपका अव्ययभाव समास, दूसरा आपका तत्पुरुष समास, तीसरा आपका कर्मधारय समास, चौथा आपका द्विगु समास, उसके बाद पांचवा आपका द्वंद्व समास और लास्ट आपका बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो समास के कितने भेद होते हैं, समास के हमारे 6 भेद होते हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। ठीक है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण करना, अर्थात किसी बड़ी बात को छोटे में समझा देना, उसे क्या कहते हैं हम, संक्षेपीकरण, जो समास का शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आपको जो याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाए हिंदी में समास के भेद, तो हिंदी में समास के 4 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 4 भेद होते हैं हिंदी में, तो आपको याद रखना कि पहला अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, उसके बाद तीसरा द्वंद्व समास और चौथा बहुव्रीहि समास। ये जो 4 समास है, अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि, ये हमारे हिंदी में समास के भेद माने गए हैं, क्योंकि कर्मधारय समास और द्विगु समास ये आपके तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इन तीनों का कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। अव्ययभाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुव्रीहि समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहीं से एक भी बताना है, आपको यह बताना है कि द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं, उसके बाद तत्पुरुष समास के कितने उपभेद होते हैं। पहला गिव अवे, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आगे देखते हैं जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है। वाक्य में जिसके विषय में कहा जाए, ठीक है, परिभाषा पूछिए, वाक्य में जिसके विषय में कहा जाए उसे क्या कहते हैं, तो जिसके विषय में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। अगर होता जो कहा जाए, ठीक है, देखो दिया गया वाक्य में जिसके विषय में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं और जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। इसी तरह से दोनों परिभाषाएं आती है, याद रखना। ठीक है, उद्देश्य और विधेय। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें बताना हमें शुद्ध वर्तनी, वर्तनी जो हमारी हिंदी की जड़ होती है वो बताना आपको। पहला अनानास, अक्षोहिणी, आकस्मिक और अकाल जो दिया गया है। देखो अक्षोहिणी तो इसमें गलत लिखा है, अक्षोहिणी होता है, क्या होता है, अक्षोहिणी, अर्थात है पर भी मात्रा आती। ठीक, उसके बाद आकस्मिक, आकस्मिक भी हमारा गलत लिखा हुआ है, क्योंकि आकस्मिक जो लिखा होता है वो लिखा होता है आपका आकस्मिक, इस तरह से शुद्ध लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद अकाल भी गलत लिखा है, अर्थात शुद्ध जो लिखा हुआ है इसमें अनानास, ऑप्शन नंबर ए हमारा शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है रसो बेरस है, रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख इसमें से किस ग्रंथ में हुआ है। पहला ऑप्शन दिया गया ऋग्वेद, अग्नि पुराण, तृतीय उपनिषद या नाट्य शास्त्र। तो याद रखना इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। रसो बेरस, रस से संबंधित कथन का उल्लेख जो मिलता है कहां मिलता है, तृतीय उपनिषद में मिलता है। उसके बाद छंद शास्त्र के प्रेरणता
आचार्य माने जाते हैं, अर्थात छंद शास्त्र के सबसे बड़े जो प्रणेता माने जाते हैं वो माने जाते हैं आचार्य पिंगल, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है भाषा में शब्द और अर्थ दोनों आ गए। शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करने को क्या कहा जाता है, या सौंदर्य उत्पन्न करना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है हमारा अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है सजावट करना। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना कि अलंकार के सबसे बड़े कवि या अलंकारवादी कवि किसे कहा जाता है, तो याद रखना केशव दास को अलंकारवादी कवि या अलंकार का सबसे बड़ा कवि या अलंकार का बादशाह कहा जाता है। अलंकार का बादशाह किसे कहा जाता है, केशव दास को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अलंकार की परिभाषा देने वाले व्यक्ति, अलंकार की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो अलंकार की परिभाषा सर्वप्रथम दी गई थी आचार्य दंडी द्वारा। अलंकार की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, आचार्य दंडी द्वारा दी गई थी। ठीक, अलंकार से याद रखना। उसके बाद पूछा है अलंकार के भेद, तो अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला आपका शब्द अलंकार जो शब्दों पर आधारित हो, पहला अलंकार आपका शब्द अलंकार जो शब्दों पर आधारित हो। दूसरा आपका अर्थ अलंकार जो अर्थ पर आधारित हो, और तीसरा होता है आपका आधुनिक अलंकार। अब आधुनिक अलंकार कौन सा है, ये नया अलंकार है जो शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित हो, ऐसे अलंकार को आधुनिक अलंकार कहते हैं। आधुनिक अलंकारों का प्रयोग अब किया जाता है, प्राचीन समय में आधुनिक अलंकारों का प्रयोग नहीं किया जाता था। ठीक है, तो ये अपना याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है अनुनासिक का संबंध होता है, अर्थात अनुनासिक शब्द कौन से होते हैं। एक होता आपको याद रखना अनुनासिक, एक होता आपका निर्नुनासिक। एक अनुनासिक एक निर्नुनासिक। तो देखो अनुनासिक तो वे शब्द होते हैं जिनके उच्चारण में नाक और मुंह दोनों का प्रयोग किया जाए, उसे कहते हैं अनुनासिक। निर्नुनासिक वो शब्द होते हैं जिसके उच्चारण में केवल मुख का प्रयोग किया जाए, नाक का प्रयोग ना किया जाए। ठीक है, जिसमें सिर्फ मुख का प्रयोग हो उसे कहते हैं हम निर्नुनासिक, जिसमें नाक और मुख दोनों का हो उसे कहते हैं अनुनासिक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है अभ्युदय में कौन सी संधि है, अर्थात अभ्युदय की संधि पूछी गई है। अभ्युदय में जो होगी आपकी अभिधन उदय, इसे कहते हैं अभ्युदय। ठीक, संधि कौन सी है हमारी, यण संधि, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है नेक्स्ट हमारा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमें बताना है मुक्तिबोध रचना के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, इतना याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया हमारा सरस्वती पुरस्कार, ये हिंदी साहित्य का पुरस्कार है जिसकी स्थापना 1991 में की गई थी। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कि सर्वप्रथम सरस्वती पुरस्कार किसे दिया गया था। तो सर्वप्रथम सरस्वती पुरस्कार हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। ठीक है, उसके बाद सरस्वती पुरस्कार की धनराशि वर्तमान में कितनी है, 15 लाख रुपए। ठीक, 15 लाख रुपए इसकी धनराशि है। उसके बाद बात कर लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी। ठीक है, लेकिन पहली बार 1965 में ये दिया गया था जी शंकर कुरूप को। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है सर्वप्रथम किसे दिया गया था, जी शंकर कुरूप को दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है कि जी शंकर कुरूप को सर्वप्रथम किस भाषा के लिए दिया गया था, तो मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किस भाषा में दिया गया था, तो मलयालम भाषा में दिया गया था। बात कर लेते हैं कि मलयालम भाषा में जी शंकर कुरूप की जो रचना थी उसका नाम क्या है, तो उसका नाम था ओड कुझल। क्या नाम है, ओड कुझल। वो मलयालम भाषा की रचना थी जिसके लिए जी शंकर कुरूप को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक, उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया, 19
68 में सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। किस रचना के लिए? चिदम्बरा के लिए। ठीक, तो ये याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके लिए गिव अवे है, ये आपको ये बताना है कि सरस्वती पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और हिंदी साहित्य पुरस्कार, ये तीनों पुरस्कार, ठीक है, किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं, अर्थात इन्हें कौन देता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमारे एग्जाम में भी आते हैं। आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो गूगल सर्च करो, गिव अवे दो। ठीक, गिव अवे, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।